हमने डिस्कशन के रिकर्जन के बारे में। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है जब तक कि कोई टर्मिनेशन कंडीशन ना मिल जाए। अब कैंपस में से कुछ पूछा जाएगा कि रिकर्सिव फंक्शन में क्या क्या होता है। तो रिकर्सिव फंक्शन में दो पार्ट होते हैं। रिकर्सिव पार्ट जो बार बार चलता है, और सेकंड होता है टर्मिनेशन कंडीशन, जिससे कि रिकर्जन को हम फर्दर रोक पाए। अब रिकर्जन की एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? तो कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम सब डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में। जैसे हमने स्कूल लाइफ में पढ़ा था कि फैक्टर ऑफ एन होता है एन इंटू फैक्टर ऑफ एन माइनस वन। या हमने कल पढ़ा था फिबोनाची सीरीज, कि किसी भी टर्म को निकालने के लिए प्रीवियस टू टर्म्स का एडिशन करना पड़ता है। तो अगर मेरा नाम एन है तो मुझसे दो पीछे का नाम है एन माइनस टू, और मुझसे एक पीछे का नाम है एन माइनस वन। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। अब फ्यूचर में जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे बाइनरी सर्च, ट्री एंड ग्राफ रिवर्सल, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। तो इन सभी में रिकर्जन का यूज होता है। अब रिकर्जन की प्लस पॉइंट ये है कि रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू लूप टेक्निक। लेकिन समस्या क्या है? क्योंकि हम रिपीटेड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो समय ज़्यादा खर्च होगा एज कम्पेयर टू लूप टेक्निक। और साथ साथ हम जानते हैं कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो स्टैक मेमोरी यूज होती है। इस कारण से मेमोरी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। अब हम आना पड़े टाइप्स ऑफ रिकर्जन्स पे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, 3.5 टाइप्स ऑफ रिकर्जन। तो अब हम टाइप्स ऑफ रिकर्जन पे बात करेंगे कि रिकर्जन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, पहली कैटेगरी है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। when a function will call itself when a function will call itself, it becomes direct recursion. When first function calls second, and in turn second will call first, then it becomes indirect recursion। क्योंकि पहला फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा फंक्शन पहले को कॉल कर रहा है। कैटेगरी सेकंड होती है टेल, जिसे हम कहते हैं लीनियर वर्सेस ट्री, जिसे हम कहते हैं बाइनरी रिकर्जन। तो लीनियर में क्या होता है? a linear chain a linear chain of function call get constructed। जैसे अभी मैं एग्जांपल सिखाऊंगा, एज इन केस ऑफ फैक्टोरियल, अभी हम फिगर से सीखेंगे, एंड जीसीडी। जबकि ट्री में क्या होता है? टू और मोर सब ब्रांचेस ऑफ फंक्शन कॉल गेट कंस्ट्रक्टेड। जैसे भी एग्जांपल हम आपसे कुछ सिखाएंगे फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज में ट्री बनता जाएगा। तो एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हम पहला एग्जाम्पल सीख रहे हैं फैक्टोरियल का, कि कैसे हम रिकर्जन की मदद से फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। और होमवर्क एक कंप्यूट समेशन ऑफ गिवन नंबर एन यूजिंग रिकर्जन। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि समेशन कैसे फाइंड किया जाता है, तो इजीली आप लोग प्रोग्राम बना पाएंगे। तो चलिए हाउ इट वर्क्स पे फोकस करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है।
तो कल चले थे स्कूल लाइफ में कि स्कूल लाइफ में टीचर ने फैक्टोरियल कैसे समझाया था। तो हमें टीचर ने स्कूल लाइफ में कुछ ऐसा सिखाया था कि फैक्टोरियल ऑफ 0 होता है 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 होता है 1, फैक्टोरियल ऑफ 2 होता है 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 3 होता है 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। तो इन जनरल n का फैक्टोरियल हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अब इसे हम एक फंक्शन के फॉर्म में शो करें, इन फॉर्म ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन के फॉर्म में ये कैसा हुआ, एफ ऑफ एन। आपने 12th क्लास में पढ़ा था लिमिट इन कंटिन्यूटी, तो वहां पे टीचर्स ने हमें फंक्शन लिखना सिखाया था। तो ये एक नंबर n का फंक्शन है, इट ऑलवेज टेक अ नंबर n। अब यहाँ पे पहली सिचुएशन क्या है, यहाँ पे पहली सिचुएशन अगर n 0 या 1 हुआ तो हमें आंसर 1 ही मिलना है, जबकि बाकी सभी केसेस में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, n इंटू फैक्टर ऑफ n माइनस 1, तो n इंटू एफ ऑफ n माइनस 1। देखिए फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है लेकिन एक वैल्यू घटा के। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकर्सिव पार्ट हो रहा है। तो ये रिकर्सिव पार्ट है जबकि ये टर्मिनेशन कंडीशन है। क्योंकि हमने कहा था कि हर रिकर्जन में टर्मिनेशन पार्ट और रिकर्सिव पार्ट होता है। अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, लेट n इक्वल टू 4 या 5 भी रख सकते हैं, जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। हम इसके लिए वर्क करेंगे, हमें बस सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। तो सिस्टम ने क्या पढ़ा, F4, ये स्टैक मेमोरी है। हमने कुछ दिन पहले स्टैक मेमोरी की बात की थी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले हमने कॉल किया F4। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे n क्यू 4 है, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एफ ऑफ 3। तो टेक्निकली ये हो गया 4 इंटू एफ ऑफ 3। अब देखिए फिर से फंक्शन कॉल हुआ तो n की वैल्यू 3 हो गई, लेकिन अभी भी लेस इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ 2। तो हमारे स्टेक में आ जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ 2। अब ये 2 आ गया नई वैल्यू, तो अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वाली। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1। तो 2 इंटू एफ ऑफ 1, लेकिन हम जानते हैं दोस्तों अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अल्टीमेटली f1 की वैल्यू क्या आई, अल्टीमेटली f1 की वैल्यू आ गई 1। तो देखिए दोस्तों ये एक्सप्रेशन देगा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 बिकम्स 2। अब हम जानते हैं स्टेक में नीचे जाएगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 नीचे आ जाएगा। क्योंकि 1 इंटू 2 था तो 2 हो गया, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे 4 या 6 है, तो 4 इंटू 6 कितना, 24। अब ये वहां यहाँ वापस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा, 24। तो देखिए लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे लास्ट में इन हुआ F1, लेकिन F1 ने सबसे पहले वैल्यू दी, F1 ने दिया 1, तो 2 इंटू 1 हो गया। अब 2 इंटू 1 2 होता तो 2 ऊपर चला गया, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 ऊपर चला गया, 4 इंटू 6 24। तो अल्टीमेटली आंसर क्या गया, 24। तो टीचर हमसे वाइवा में पूछेंगे कि हमने लूप नहीं चलाया तो भी प्रोग्राम क्यों चल गया। लूप नहीं चलाया लेकिन तो भी प्रोग्राम चल गया, क्योंकि डेटा किस में स्टोर हो रहा है, स्टेक मेमोरी में। यानी जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हुई वो कैलकुलेशन मेमोरी की मदद से परफॉर्म हुई, जिस कारण से हमें लूप परफॉर्म नहीं करना पड़ा। अब देखिए तो रिकर्जन का टाइप कैसा है, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। क्योंकि फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है इस कारण से डायरेक्ट रिकर्जन है।
4 ने कॉल किया 3 को, 3 ने कॉल किया 2 को, 2 को ने कॉल किया 1 को, तो ये कैसा रिकर्जन है? लीनियर या टेल रिकर्जन, क्योंकि एक ही सीक्वेंस है। जो कंसेप्ट फैक्टोरियल का है वही कंसेप्ट समीशन का है। अगर कोई कहे समीशन ऑफ 0 तो 0 ही आएगा, कोई कहे समीशन ऑफ 1 तो 1 ही आएगा, क्योंकि हमें 1 को 1 से ऐड कर दिया सिंपली। कोई समीशन ऑफ 2 कहे तो समीशन ऑफ 2 क्या आएगा? 2 प्लस समीशन ऑफ 1। ऐसे ही दोस्तों 3 का समीशन क्या आएगा? समीशन ऑफ 3 आएगा 3 प्लस समीशन ऑफ। तो टेक्निकली जो फॉर्मूला चल रहा था फैक्टोरियल का वही यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि इसका मतलब है 2 प्लस 1, जबकि इसका मतलब है 3 प्लस 2 प्लस 1। तो टेक्निकली समेशन ऑफ n क्या हो जाएगा? n प्लस समेशन ऑफ n माइनस 1। तो टेक्निकली जो प्रोग्राम है सेम है, बस वहां पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे प्लस है। अच्छा, साथ साथ चेंज हो गया, वहां पे हमें 0 पे 1 मिल रहा था, 1 पे भी 1, लेकिन यहाँ पे अलग है। तो ये एक फंक्शन बन गया दोस्तों, जहां पे अगर n लेस इक्वल टू 1 है तो हमें n मिल रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप n को 1 रखेंगे तो 1 आना चाहिए, n को अगर आप 0 रखेंगे तो 0 आना चाहिए। तो थोड़ी देर पहले मैं यहां लिख रहा था 1, क्योंकि 0 के केस में भी 1 और 1 के केस में भी 1, लेकिन यहाँ पे क्या कि अगर लेस इक्वल टू 1 है तो उस केस में आंसर n आएगा। तो बिल्कुल आप लोग ये चेंज कर सकते हो। बाकी सब केसेस में क्या n प्लस समीशन ऑफ n माइनस 1। तो कंक्लूजन निकला कि जिस स्टूडेंट को मैं फैक्टोरियल सिखा चुका हूं वो स्टूडेंट बड़ी आसानी से इस प्रोग्राम को फैक्टोरियल से समीशन में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि हमें बस इनटू की जगह प्लस करना है और यहाँ पे 1 की जगह n करना है। अब इसे प्रूव करते कैसे? लेट n इक्वल टू 4, तो ये होना चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 10। देखिए 10 आता है कि नहीं। तो हमने कहा समीशन ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस समीशन ऑफ 3, ये हो जाएगा 3 प्लस समीशन ऑफ 2, ये हो जाएगा 2 प्लस समीशन ऑफ 1। लेकिन हम जानते हैं कि हमें 1 क्या आंसर देने वाला है? हमें 1 आंसर देने वाला है 1। तो 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3। अब 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 और 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। तो अल्टीमेटली में आंसर मिलेगा 10, जो कि सही आंसर है। तो कंक्लूजन निकला कि जो लॉजिक फैक्टोरियल में यूज होता है सेम वही समेशन में यूज होता है, कि रिकर्जन को इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान है, क्योंकि जैसा आपने मैथमेटिकली समझा वैसा ही करना है। तो हमेशा की तरह हमने कुछ हेडर फाइल इंक्लूड की। अब हमें फंक्शन का नाम सबसे पहले सोचना पड़ता है, तो मैंने फंक्शन का नाम दिया फिबोनाची। अब इसे एक नंबर चाहिए n। अब मैथमेटिक्स में सिंपली n लिखते हैं, लेकिन ये क्योंकि प्रोग्रामिंग है तो हमें प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप भी देना पड़ता है, तो डेटा टाइप हो गया इंटीजर। हमने कल पढ़ा था फंक्शन डेफिनेशन। अगर हम फंक्शन को डेफिनेशन पहले दे दें तो ये दोनों काम करेगा, डेफिनेशन प्लस डिक्लेरेशन। तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम अगर n 0 है तो उस केस में 0 आए, अगर n 1 है तो उस केस में 1 आए। या आप चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। आप चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, क्या? इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 तो रिटर्न n, बोथ आर करेक्ट।
देखिए आप यहाँ पे जीरो रखे देखिए तो जीरो आंसर आएगा। अब यहाँ पे भी जीरो रखे देखिए तो जीरो ही आंसर आएगा क्योंकि एन क्यू जीरो है। अब एन को वन रखे देखिए तो यहाँ पे भी आंसर वन आएगा। तो आप ऐसा लिखेंगे तो भी वर्क करेगा, ऐसा लिखेंगे तो भी वर्क करेगा। अच्छा बाकी केसेस में क्या, एल्स इफ एन ग्रेटर देन वन या ग्रेटर देन इक्वल टू टू जो भी लिखना चाहे, तो उस केस में रिटर्न जो भी फंक्शन का नाम हो। तो फंक्शन का नाम क्या है, फिबोनाची, आपको यही नाम रिपीट करना पड़ेगा। रिटर्न फिबोनाची ऑफ n माइनस टू प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस वन। अब देखिए कितना आसानी से ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें बनाना है मेन प्रोग्राम, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन प्रोग्राम से शुरू होता है। तो हमने यहाँ पे डिजाइन किया मेन फंक्शन। हमने यूजर से कहा नंबर ऑफ टर्म्स टू जनरेट, सी आउट एंटर नंबर ऑफ टर्म्स टू जनरेट। जो कि हम एक वेरिएबल m में ले लेंगे। अब हम एक n का लूप चला रहे हैं फॉर इंटीजर n इक्वल टू जीरो से लेके कहां तक, लेस देन m तक, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज हमने जीरो से शुरू की थी तो m तक जाएगी, लेस देन m तक, और n प्लस प्लस। टेक्निकली मैं चाहता हूँ कि n की वैल्यू जीरो रहे, फिर टू रहे, फिर सॉरी n की वैल्यू जीरो रहे, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, टू जनरेट सीरीज। सीरीज जनरेट करने के लिए लूप चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, सी आउट फिबोनाची यानी फंक्शन का नाम और फिर n, ये फंक्शन कॉल है। हम चाहते हैं कि बीच में थोड़ा सा गैप आए तो हम स्लैश टी भी दे सकते हैं, स्लैश टी से गैप आना शुरू हो जाएगा। अब हमने कर्ली ब्रेसेस से लूप क्लोज कर दिया और फिर रिटर्न जीरो और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब हम इस प्रोग्राम को यहां से कॉपी करते हैं और इसे हम किसी भी आईडी में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको VS कोड पसंद है तो VS कोड में, अगर आपको कोड बॉक्स पसंद है तो कोड बॉक्स में, जो आपको अच्छा लगता है। दोनों में प्रोग्राम सेम रहेगा। उसको हम नाम दे रहे हैं फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन डॉट cpp। अब इसे कंपाइल किया जाए। एवरीथिंग इज फाइन। अब इसे रन किया तो जैसे मैं 7 टर्म्स चाहता हूं, तो जैसे मैंने कहा 7, अब कोई टीचर हमें फिबोनाची सीरीज सिखा दे तो घर बैठ के हम फिबोनाची सीरीज को भी इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का टास्क रहेगा, प्लीज इसे जरूर ट्राई कीजिएगा जिससे कि आप बेहतर प्रोग्रामिंग सीख पाए। फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन, आपने कल आइटरेटिव टेक्निक से सीखा था, आज हम रिकर्सिव टेक्निक से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे टर्म्स क्या है, जैसे हम रखें n को 0 1 2 3 4 5 इस तरह से रखें, तो f ऑफ n क्या है, पहली टर्म 0 रहती है, दूसरी टर्म 1 रहती है, तीसरी टर्म 1 रहती है। बाकी इन तीनों का सम, तो इन तीनों का सम कितना आएगा 2, इन तीनों का सम क्या आएगा 4, और इन तीनों का सम क्या आएगा 7। तो फंक्शन ऑफ n, अगर n 0 है तो हमें 0 मिलना चाहिए। अगर n 1 या 2 है तो हमें आंसर 1 मिलना चाहिए। तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 1। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो f ऑफ n माइनस 3 प्लस f ऑफ n माइनस 2 प्लस f ऑफ n माइनस 1। यहां पे हम पिछले 2 टर्म्स को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम पिछले 3 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। तो टेक्निकली प्रोग्राम बहुत आसान सा है कि आपको कंडीशन अप्लाई करनी है और प्रोग्रामिंग करनी है।
तो अगला जो मैं प्रोग्राम अपने दोस्तों से कवर कर रहा हूँ वो विप्रो पे पूछा गया था। विप्रो कंपनी का नाम है। कंप्यूट जीसीडी, जीसीडी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम, बस इतना लिखा जाता है इंटरव्यू में। अब जैसा कि मैं काफी दिन पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं कि प्रोग्रामिंग में दो स्किल्स चाहिए। एक डेवलपर को दो स्किल्स चाहिए। क्या नीड्स? एक तो प्रोग्रामिंग स्किल्स प्लस मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। दोस्तों अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो आपको दिक्कतें आएंगी। कारण क्या कि कई चीजें फॉर्मूला बेस्ड होती हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है दोस्तों? लेट m and n are two numbers, then m into n बराबर जीसीडी इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला है। तो जिसको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से नहीं आती उसे ये फॉर्मूला ही नहीं पता। देयरफॉर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा m इंटू एन अपॉन जीसीडी। तो कंक्लूजन निकला कि एलसीएम डायरेक्टली नहीं निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको जीसीडी फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन जीसीडी हमें फाइंड करना आना चाहिए कि जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे एक मैथमेटिशियन थे इक्लूडियन। इक्लूडियन हो सकता है मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं। टू कंप्यूट जीसीडी, तो अभी जो मैं प्रोग्राम सिखाऊंगा वो प्रोग्राम इसकी मदद से कैलकुलेट करूंगा। तो हम गूगल सर्च करते हैं स्पेलिंग वगैरह। इक्लूडियन फॉर्म और जीसीडी, देखिए अपने आप पे आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि विकीपीडिया ओपन हो। देखिए कितना पहले उन्होंने ये जनरेट किया था फॉर्मूला। हाँ मैं सोच रहा था कि मेरी स्पेलिंग गलत है शायद। हाँ तो बिल्कुल शायद स्पेलिंग मेरी गलत है, तो स्पेलिंग में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है दोस्तों कि कैसे इक्लूडियन ने कैलकुलेशन किया था जीसीडी का। आप चाहें तो घर बैठ के आराम से पढ़ते रहिए पूरा फॉर्मूला, उससे मैं यहाँ शॉर्ट में समझा देता हूँ। या आप उसका फेस भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ था उसका फेस। 1474 यहाँ पे लिखा रहा है। तो ये तो सब थ्योरेटिकली हो गया। अब हम वापस से यहाँ पे फोकस करते हैं प्रोग्रामिंग पे। तो हमेशा की तरह मैं इसे फिगर से समझाऊंगा कि कैसे ये काम करता है, फिर इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अभी दोस्तों जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, इनका फॉर्मूला है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई दो नंबर से m और n, तो उनका जीसीडी निकालने का तरीका क्या है? उन्होंने कहा अगर दूसरा नंबर पहले से बड़ा है, क्योंकि पहला नंबर m दूसरा नंबर n, तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जीसीडी ऑफ n कॉमा m हो जाएगा। यानी बड़ा नंबर हमेशा पहले होना चाहिए। तो इसे रूल 1 कह लीजिए दोस्तों, ये रूल 1 हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर n 0 है, अगर n 0 है तो आंसर m आएगा। बाकी सभी केसेस में फॉर्मूला हो जाएगा जीसीडी ऑफ n कॉमा m%n। तो ये रूल 2 में मान लेता हूं और ये रूल 3 मान लेता हूं। अब हमें रूल्स पता चल गया, अब हम इसको समझ लेते हैं। लेट m इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 18।
इसके लिए मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करेगा। हमने कहा GCD 8,18, बस हमें देखना है कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो इस समय क्योंकि n बड़ा है m से, तो रूल 1 अप्लाई हो जाएगा, जिस कारण से सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जीसी सीक्वेंस हो जाएगा 18,8। अब ये बन गया नया m और ये बन गया n। अब यहाँ पे रूल 3 अप्लाई हो जाएगा। रूल 3 कहता है कि पहले n लिखो। अब n है यहाँ पे 8 और फिर 18% 8। सभी को मैं रिमाइंडर निकालना सिखा चुका हूं। 2 8 16, तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये बराबर हो गया GCD ऑफ 8,2। अब ये नया m है, ये नया n है। फिर से रूल 3, क्योंकि रूल 1 और रूल 2 अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा GCD ऑफ पहले n, क्योंकि रूल में लिखा है n, तो n है 2 और 8%। अब 8% 2 निकालने की कोशिश करें, तो 2 4 जा 8, रिमेनिंग बचेगा 0। तो ये बराबर हो जाएगा GCD ऑफ 2,0। अब दोस्तों ये नया m है, ये नया n है, तो टेक्निकली n 0 हो चुका, तो रूल 2 अप्लाई हो जाएगा। अब रूल 2 कहता है कि आंसर क्या है m, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2। अब इसे कैसे प्रूव करते हैं स्कूल लाइफ में? स्कूल लाइफ में टीचर ने सिखाया था कि जीसीडी निकालने का तरीका है कि आप 8 के फैक्टर्स लिखें। 8 किस किस से डिवाइड होता है? तो 8 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 18 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। अब दोनों में कॉमन क्या क्या है? दोनों में कॉमन है 1, कॉमन है 2, लेकिन 2 के बाद कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। तो जो हम स्कूल लाइफ में ऐसे सीखते थे, उसी को हमने रिकर्जन की मदद से किया। तो ये रिकर्जन कैसा है? ये रिकर्जन है लीनियर रिकर्जन, क्योंकि टेल बनती गई, और साथ साथ डायरेक्ट रिकर्जन। अब दोस्तों हमें m पता है, हमें n पता है और GCD पता चल गया, तो एलसीएम बराबर क्या आएगा? तो नाउ हमारा एलसीएम आ जाएगा 8 इंटू 18 अपॉन 2, यानी 8 इंटू 9, और 8 इंटू 9 शायद 72 होता है। तो टेक्निकली हमारा एलसीएम कितना आ गया? 72। तो आपने देखा कि कैसे हमने रिकर्सिव फंक्शन की मदद से जीसीडी और एलसीएम फाइंड आउट किया। अब क्योंकि अपनी लॉजिक समझ ले, तो हमें प्रोग्रामिंग करने में आसानी होगी। हमने फंक्शन का नाम सबसे पहले सोचना पड़ता, तो फंक्शन का हमने नाम दिया GCD। फिर हमें सोचना पड़ता है कि उसे इनपुट क्या चाहिए, तो उसे 2 नंबर इनपुट में चाहिए। अब उसे 2 नंबर इनपुट में चाहिए, तो हम लिखेंगे इंटीजर m, इंटीजर n, क्योंकि डेटा टाइप देना पड़ता है। अच्छा, लास्ट में रिजल्ट भी बन रही है, तो हमें रिजल्ट में एक इंटीजर वैल्यू मिली 2, तो इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। क्योंकि हमेशा पहले हम सोचते हैं फंक्शन का नाम, फिर सोचते हैं पैरामीटर्स, और फिर सोचते हैं रिटर्न टाइप। तो फंक्शन का नाम है GCD, वो हमसे 2 नंबर ले रहा है m और n, और दे रहा है c। अब इसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, तो रूल्स देखते हैं। तो पहला रूल क्या करें? n ग्रेटर देन m। तो क्या n ग्रेटर देन m है? n ग्रेटर देन m, तो रिटर्न GCD ऑफ n, m। तो ये रिकर्सिव पार्ट है।
अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या लिखी हुई है कि कहीं n जीरो तो नहीं है, एल्स इफ n एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो तो रिटर्न m। ये टर्मिनेशन पार्ट है क्योंकि इसके बाद रिकर्जन रुक गया था। जब बाकी सभी केसेस में क्या, रिटर्न जीसीडी ऑफ n कॉमा m परसेंट n। तो बस जैसा टीचर ने मैथमेटिक्स में समझाया वैसे ही हमने प्रोग्रामिंग कर दी, कितना इजीली डिजाइन हो गया। अब हमें बनाना है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमें तीन वेरिएबल चाहिए, एक तो m, n और g। लेकिन साथ साथ हमें इंटरवल में एलसीएम भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो हमने एक वेरिएबल l ले लिया। अब यूजेस हमने क्या कहा, एंटर टू नंबर्स m स्पेस n। हमने कहा सीन m और n। g इक्वल टू वॉट, जीसीडी ऑफ m कॉमा n। ये कहलाता है फंक्शन को कॉल करना, जबकि ये कहलाता है फंक्शन की डेफिनेशन। अब हमें बस कैलकुलेट करना है एलसीएम, तो l इक्वल टू वॉट, m इंटू n अपॉन g, और हम फिर प्रिंट करवाएंगे रिजल्ट सी आउट। जीसीडी इक्वल टू g के बराबर और एलसीएम इक्वल टू l के बराबर, और फिर रिटर्न 0। हम चाहते हो कैल्शियम नाम का फंक्शन भी बना सकते थे। हम यहाँ पे कैल्शियम नाम का फंक्शन भी बना सकते थे, इंटीजर कैल्शियम इंटीजर m इंटीजर n। हम लिख सकते थे रिटर्न m इंटू n अपॉन जीसीडी ऑफ m इंटू n, m कॉमा n। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कॉलिंग वन फंक्शन, कॉलिंग वन फंक्शन, calling a function inside another function, calling a function inside another function। हम ऐसा भी कर सकते थे, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और l इक्वल टू एलसीएम m कॉमा n। तो आप दोनों तरह से ट्राई कीजिएगा। अब जल्दी से इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, देखता हूँ कि रिजल्ट हमने जो इनपुट किया उसके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने ये कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। इसे कंपाइल किया जाए, ना ऑल इज वेल, सब वर्क कर रहा सही है। अब हम इनपुट करते हैं जैसा हमने आपको समझाया था, 8 और 18, 8 और 18। तो सिस्टम कह रहा है कि भाई इसका जीसीडी 2 है और इसका एलसीएम 72 है, यानी हमने जो प्रोग्राम बनाया वो बिल्कुल सही तरह से वर्क है। दोस्तों रिकर्जन की और भी बहुत से एग्जांपल्स पॉसिबल है जो मैंने आपको प्रिंट आउट में दिए हैं और आपको घर में ट्राई करने हैं। जैसे आपको क्या मिला हुआ है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, आप इसे घर में रन कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों में टर्बो सी कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया था। जीसीसी में ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग केवल और केवल पॉसिबल है टर्बो सी में। तो कल हम इस प्रोग्राम को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की जाती है।